हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 हिंदी 2024 का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेना, 22 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12 हिंदी का ये जो पेपर देख रहे हैं ये वायरल पेपर हो चुका है और इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे छाप के आना है, नया वाली जो कॉपी है। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देख लीजिए बाबू, क्लास 12 वालों, क्लास 12 हिंदी वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। ये पेपर अवश्य लगा लेना, अगर जो बच्चे नहीं लगाएंगे वो पछताएंगे, गारंटी बोल रहा हूं, क्योंकि तैयारी 22 फरवरी की होने जा रही है हिंदी की। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको धुआं धुआं करके आना है, क्योंकि धुआं धुआं करके आएंगे। देख लीजिएगा 22 फरवरी को मैं गारंटी दे रहा हूं ना। इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना, वीडियो बस शुरू से अंत तक देख लीजिए बाबू। प्यारा सा आपसे एक लाइक का उम्मीद करते हैं, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे वीडियो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये वायरल पेपर जो आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए मेरी बात को। ठीक है, ये तो सेम ऐसा ही आपका पेपर रहेगा, सेम बेस यही रहेगा। जैसे कि अनुक्रमांक दिया है, पृष्ठों की संख्या दिया है, नाम लिखने के लिए दिया है, आपको ये चीजें सब देखने को मिलेगा उस दिन 22 तारीख को। ठीक है, सेम ऐसा ही आएगा। 302 DI कोड का है, देख लीजिए 2024 हिंदी का ये पेपर है। यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, सेम फॉर्मेट में मिलेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा, निर्देश में पढ़ लेना होगा। पहला नंबर प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, सेम वही फॉर्मेट है। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है 2 नंबर की, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना आवश्यक है, यानी कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जानकारी तो हो गया, अब चलते हैं पेपर की तरफ कि किस तरीके से प्रश्न इसमें मतलब पूछा गया है। देख लीजिए खंड क और खंड ख, 2 मतलब खंड में आएगा। पहला खंड जो होगा बाबू, ये पहला नंबर प्रश्न पूछा इसमें कि क ख ग, यानी 5 प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा पहला प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्यूशन भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे करना है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, तो आज की ये कॉपी पे भी सिखा देते हैं कि एक एक प्रश्नों को कैसे आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कॉपी पे सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का क नंबर कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो देख लीजिए ऑप्शंस दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद जी, मोहन राकेश, रामकिशोर दास जी। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो लिखे हैं वो संपूर्णानंद जी लिखे हैं, यानी कि दूसरा विकल्प सत्य है। बढ़िया से तैयारी कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, ख नंबर देखिए लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना सूर सागर है, प्रेम सागर है। इसके बाद परीक्षा गुरु है कि रानी केतकी की कहानी है। ठीक है, तो लल्लू लाल की रचना की बात करें तो याद रखिएगा प्रेम सागर है। ठीक है ना, उन्हीं की रचना है। इसके बाद यहाँ पे पहले 5 बहुविकल्पी कर लेते हैं, तब तो इसके बाद कॉपी पे चलेंगे लिखने का तरीका, बेस्ट तरीका है ना। चलिए ग नंबर देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। देखिए प्रेम सागर, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। सभी बच्चे जानते हैं कि पर्दा जो कहानी है इसके राइटर हमारे यशपाल जी हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू। आगे देखिए वायरल प्रश्न पढ़ लेना एकदम बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद घ नंबर आवारा मसीहा के रचनाकार, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। यहाँ पे देख रहे हैं ना 4 विकल्प दिया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यान, रागे राघव। कौन सा इस चारों में से विकल्प सत्य है। तो विष्णु प्रभाकर जी हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया से तैयार कर लेना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी पहला का, अंग नंबर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, वासुदेव अग्रवाल जी की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चारों में से कौन सा विकल्प सत्य है। सभी बच्चे जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा, तो सही विकल्प चौथा हो जाएगा। यानी पहला प्रश्न में 5 कर लिया। अब चलते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे छापना है। ठीक है बाबू, अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी जो मिलती है ना आपको, तो वो फर्स्ट वाला जो पेज आएगा कवर पेज, उस पे रोल नंबर, शब्दों में, अंकों में, कक्षा, विषय कोड, विषय, सभी दिन, सेंटर कोड सभी भरने आ ही गया होगा। आपको कॉपी में लिखने का बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले स्केल की आवश्यकता पड़ेगा। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि दोनों साइड, कॉपी के दोनों साइड में स्केल से क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं फटाफट से। तो ये गलती है, इधर और इधर दोनों साइड से नहीं खींचना है, बस केवल बाएं साइड से आपको स्केल के थ्रू यहाँ पे अच्छे से एक मार्जिंग लाइन खींच लेना है ब्लैक पेन से। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पेन से खींच लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे चलिए,
अब क्या करना है बाबू, आपको खंड वाइज प्रश्न करना है, ध्यान दीजिएगा। एक एक प्रश्न में आपको समझाते हुए चलूंगा बाबू। देख लीजिए, पहला खंड को यहाँ पे खंड क है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखना है आपको, खंड लिखना है। यहाँ पे काला पेन से लिखिएगा बाबू खंड, ठीक है ना, खंड लिख देना है इस तरीके से, खंड क हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा अंडरलाइन इस तरीके से कर देंगे ना, तो कॉपियां जो है आपकी बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। ये हो गया अंडरलाइन। इसके बाद अब क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से डाल लीजिएगा। अब बस यहाँ पे एक नंबर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा अंडरलाइन अगर टाइम मिलता है तो इस तरीके से कर देना, ताकि आपकी जो कॉपी है बहुत ही अच्छी दिखे। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी विकल्प सत्य था वहां पे छाप देना है। पहला के क, ख, ग, घ, अंग, 5 विकल्प है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पांचों को लिख लेते हैं इस तरीके से, समझिए। पहला का क केवल लिख देंगे, यहाँ पे क लिख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, ख लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया समझ लीजिए, उस दिन दिक्कत ना आए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ग लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, घ लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, अंग। 5 विकल्प है ना बहुविकल्पी में, इस प्रश्न में इस तरीके से कर लेंगे, क, ख, ग, घ, अंग हो जाएगा ना। इसके बाद ये पहला के क में कौन विकल्प सत्य है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। ब्लैक पेन से ही इसको ऑप्शन को इस तरीके से इंडिकेट करना, और ब्लू पेन अब यूज करेंगे क्योंकि ऑप्शन उतारना है। अब क्या लिखना है, संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, संपूर्णानंद इस तरीके से खड़ी पाई दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से सभी विकल्प वाला कर लेंगे। दूसरा विकल्प सत्य, इसमें ख नंबर का दूसरा सत्य है, प्रेम सागर लिख लेना है। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। एक एक प्रश्न को गहराई समझ लीजिए। क्या लिख देंगे बाबू, प्रेम सागर, यहाँ पे लिखेंगे प्रेम सागर लिख लीजिएगा, सागर, प्रेम सागर, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा ना। इसके बाद तीसरा ग नंबर देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी के लेखक 4 नंबर विकल्प सत्य है, यशपाल जी हैं। यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में, और यशपाल लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, यशपाल हो गया। इसके बाद यहाँ पे कौन सा विकल्प सत्य है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आवारा मसीहा के लेखक यहाँ पे देखिए विष्णु प्रभाकर जी, पहला ही विकल्प सत्य है। यहाँ पे पहला विकल्प छाप लीजिएगा, क्या लिखेंगे, विष्णु प्रभाकर। क्या लिखेंगे बाबू, विष्णु प्रभाकर लिख लेंगे ना आराम से, खड़ी पाई दे दीजिए। इसके बाद क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अंग नंबर। इसके ठीक बाद हम आगे बढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी चौथा विकल्प सत्य है, इस तरीके से चौथा लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, टॉपर ऐसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया ना। पांचों विकल्प आपने लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा में कि क्या करना है, अब ऐसे ही दूसरा भी कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया से समझिए। अब यहाँ से आगे प्रश्न क्या बोला गया है, 2 नंबर का क, कमायनी किस युग की रचना है, कमायनी किस युग की रचना है पूछा गया है, तो द्विवेदी युग, क्षयवादी युग का, कि भारतेंदु युग की प्रगतिवादी, तो यहाँ पे क्षयवादी युग हो जाएगा दूसरा विकल्प सत्य। तो ऐसे ही प्रश्न उत्तर संख्या 2 डालेंगे, ऐसे ही जैसे पहला नंबर क्या किए ऑप्शन वाला वो ऐसे कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, आगे हम प्रश्न बताएंगे। ख नंबर देखिए दूसरा का, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, कौन सा कवि ऐसा है चारों में से जो कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अग्रदास, यहाँ पे देखिए अग्रदास, तुलसीदास, इसके बाद नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे अग्रदास, ये तुलसीदास भी नहीं होगा, नंददास भी नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं होगा। यानी कि अग्रदास जो लिखा है ना, ये अग्रदास नौ के अग्रवाल जी होगा। क्या होगा बाबू, अग्रवाल जी होगा। लेकिन पेपर में इसलिए कहा जाता है कि पेपर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई त्रुटि होगा तो जानकारी होगा तो मास्टर से बता देंगे, तो आपका नंबर फ्री में मिल जाएगा, इसलिए पेपर को पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो अग्रदास
पिछले साल भी एक क्वेश्चन में गलती आया था, जहां पे नहीं लगाना था तो वहां पे नहीं हट गया था। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अग्रवाल जो है ना, अग्रवाल यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्रवाल, अग्रवाल जी, ठीक है ना। यहाँ पे पहला ही विकल्प सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद है ग नंबर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1944 में, 1943 में, 1954 में, 1947 में। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है बाबू? तो ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1943 वर्ष में हुआ था। समझ में आ रहा है ना। चौथा घ नंबर देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। कौन सी है? तो प्रिय प्रवास, जो पहला ही आप देख रहे हैं ना, ये जो है प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक है ना, और सभी है। इसके बाद देखिए अंगा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, यानी महाकाव्य कृत नहीं है, वो पूछा गया इसमें। रामचरितमानस होगा कि साकेत होगा कि पद्मावत होगा कि लहर होगा? यहाँ पे लहर ना होके मामा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेकर है, बट आपको इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन यहाँ पे मामा हो जाएगा। ये विकल्प सत्य है चौथा। समझ में आ रहा है बाबू? अच्छे से आप तैयारी करेंगे ना तो किसी भी प्रश्न को पकड़ लेंगे कि हाँ कहाँ से पर गलती है। समझ में आ गया? आगे प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। ये 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना, सेम जैसे कि आप पहला और दूसरा तो कर लेंगे, सेम पहला और दूसरा एक ही फॉर्मेट में करना है, लेकिन तीसरा नंबर को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्ची को जानकारी नहीं होता है गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, गद्यांश को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। ये वीडियो आप लोग लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना मेरे प्यारे स्टूडेंट। थर्ड नंबर देखिए, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न पहले पढ़ेंगे, यानी कि गद्यांश पहले पढ़ेंगे, फिर प्रश्न का आंसर देंगे। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक जो गद्यांश है इसको पढ़िए। कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, ठीक है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है, यानी मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। सबसे पहले बहुत बच्ची को जानकारी नहीं होता है कि ट्रिक से कैसे इसको पहचाने कि किस पार्ट से दिया गया गद्यांश से। ट्रिक समझिए। धरती माता की कोख, देखिए चैप्टर जो होगा ना, चैप्टर का थोड़ा सा नमवा का अंश इस गद्यांश में मिल ही जाएगा। ट्रिक समझिए, ट्रिक। तो देखिए धरती माता की कोख में, अब धरती माता से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ ये बात कह रहा है। इसी से पकड़ लेना है आपको कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ यहाँ पे धरती माता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे किस चैप्टर से दिया है बाबू? राष्ट्र के स्वरूप वाला से। किससे? राष्ट्र, लिख ही दे रहा हूं, राष्ट्र के स्वरूप, स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट से इसको दिया गया है। और इस पार्ट के लेखक कौन है बाबू? तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है बाबू? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, अग्रवाल, ठीक है ना। यही इस पाठ को लिखे हैं। अब इसमें प्रश्न पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको जानकारी मिल गया ना कि किस पाठ से दिया गया है। तो पाठ का जानकारी नाम हो गया, तो इसके राइटर कौन है ये जानकारी होगा, तो आराम से संदर्भ लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? आराम से लिख लेंगे। इसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी गद्यांश में इसका आंसर देना है। समझते चलिए मेरी बात को। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है, यहां से लेके यहां तक जो इस लाइन का भाव कह रहा है इसका व्याख्या कर देना है, अंडरलाइन जो किया है, ठीक है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया? विभिन्न प्रकार के मिट्टियों ने, यहाँ पे ना पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। देखिए इसी में से यहाँ से लिख देंगे कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसी पैसेज का मतलब कि कह सकते गद्यांश में से इसका आंसर देना है। बहुत बच्चे को मतलब प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, नहीं याद होगा, नहीं समझ में आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में से छाप देना है।
इसके बाद 5 नंबर, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो गया। तो उस तरीका समझा देता हूँ ना, तो किसी भी तरीके का प्रश्न पूछेगा आप आराम से लिख देंगे आंसर, एक भी नंबर नहीं कटेगा बाबू, ठीक। हाँ, आप देखिए इसके बाद अथवा में भी दिया, चाहे तो इसको कर लीजिए या अथवा वाला कर लीजिए, लेकिन हाँ किसी एक को ही करना है। समझ में आ रहा है ना? अथवा में भी दिया कि अशोक का फूल उसी मस्ती में, अशोक का जो फूल है उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है और पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। समझ में आ रहा है ना? जब वह जीवन का अंत बन जाती है तो वह सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। यानी कि कहा अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है, कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। समझ में आ रहा है ना? ये गद्यांश आपने पढ़ा तो आप इसको कर सकते थे या इसको, पेपर में किसी एक को करना है, एक को छोड़ देना है। तो इसको करना है तो कैसे पहचानेंगे बाबू कि किस पार्ट से ये गद्यांश दिया है? देख लीजिए, अशोक का फूल यहाँ पे पहले ही लाइन में बता दिया है कि मैं इस पार्ट से आया हूं। पहले समझ में आ गया ना कि अशोक के फूल जो चैप्टर है उसी से इसको लिया गया है। अशोक के फूल चैप्टर को किसने लिखा है? आप सभी को मालूम होना चाहिए किसने लिखा है बाबू। तो आप सभी को मालूम है कि हजारी प्रसाद जी लिखे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन लिखे हैं बाबू? प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है ना? अशोक के फूल वाले चैप्टर को किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपको पकड़ना है कि किस पार्ट से दिया है, ये पकड़ लेते हैं तो 2 नंबर फिक्स हो गया। कैसे? कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या क्या लिखा जाता है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से, मतलब कह सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत है। आराम से बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना? समझते चलिए। 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है सेम। और यहाँ पे लेखक क्यों कहता है कि उदास बेकार, मतलब बेकार है, बेकार होना मतलब उदास नहीं होना चाहिए जीवन में। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में है, एकदम छाप देना है बस। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का भाव क्या है, कहना क्या चाहता है, बना के लिखना है आपको। गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखिए कि किस भाषा में है और इसकी भाषा शैली क्या है, क्या हमें इससे शिक्षा मिलती है, पूरा अच्छे से छाप देना है। कुछ है नहीं गद्यांश में। आगे प्रश्न पढ़ते हैं बाबू 4 नंबर, ठीक है ना? हाँ, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पे ये गद्यांश नहीं पद्यांश बाबू। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इधर चलते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यहाँ पे देखिए, पर यहाँ पे लिखा है कि अब लाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रुको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मोर रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। आपने इस पद्यांश को जैसे ही पढ़ा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको तो पहले मालूम चल गया होगा कि किस पार्ट से ये पद्यांश दे रखा है। हाँ, मालूम होना जरूरी है। कैकेयी के अनुताप से। किससे बाबू? आप सभी को मालूम था ना? कैकेयी के अनुताप कैकेयी के अनुताप वाला पार्ट से इसको लिया गया है, ठीक है ना? इसके राइटर कौन है, इसके कवि कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है बाबू? मैथिली शरण गुप्त। समझ में आ रहा है ना? ये इसके राइटर हो गए। आप देख लीजिए, इस पार्ट के राइटर कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। इसके राइटर जो है मैथिली शरण गुप्त जी। इसमें भी प्रश्न पूछिएगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में से कौन सा अलंकार छिपा है? पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी किए रहेंगे ना तो 22 तारीख को छाप के आएंगे। इसलिए कह रहा हूं, गहराई समझते चलिए मेरे साथ, पूरा देख लीजिए।
हाँ ठीक है ना। पद्यांश का भाव क्या है, जैसे कि पद्यांश कहने का मतलब क्या है, इस पद्यांश के थ्रू हमें क्या शिक्षा मिलती है, भाषा की विशेषता बता दीजिए। इतना ही 5 प्रश्न पूछेगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न दो नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे बाबू? 10 नंबर की ये पूरे प्रश्न रहेगा। समझ में आया? ये आपको मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि तैयार कर लेना, 22 तारीख को तैयार करके जाएंगे, छाप के आएंगे। अथवा में भी दिया है, अगर ये करना चाहते हैं तो ऊपर वाला कर लीजिए, या नीचे अथवा में दिए इसको भी कर सकते थे। जैसे कि अथवा में दिया कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तो नस्तु सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। कोई कलांतक कृषक ललना, यहाँ पे खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतंगा को। आपने इस लाइन को पूरा अच्छे से इस कविता को पढ़ा है ना बाबू? पूरा पढ़ने के बाद तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि किस पाठ से लिया गया है, जल्दी से मन में बता दीजिए। और हाँ, उस पाठ के लेखक कौन है इस कविता के, आपको पहले से जानकारी होगा तो ही तो बताएंगे। पवन द्युतिका। हाँ सही सोचा था आपने, बहुत अच्छी तैयारी किया है। क्या है बाबू? पवन द्युतिका। पवन द्युतिका इसी पाठ से लिया गया है ना। इसके राइटर कौन है ये भी बता दीजिए। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय। वाव, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या आपने तैयारी किया है? जबरदस्त। जो मैं सोच रहा हूं वही चीज आप भी बोल रहे हैं। बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी किए हैं। एकदम समझना है ना कि धुआं करके आना है 22 फरवरी को। ठीक, आप देखिए प्रश्न जो पूछेगा इसमें आप बता देंगे ना, एकदम सेम फॉर्मेट में आप तैयारी किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। आ जाइए, आज यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट ही कर लेता हूं। ये वायरल पेपर को पढ़ के जाना, नहीं तो पछताएंगे फिर आप समझिएगा, ठीक है ना। क नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि शब्द का सीमा बिना समझे हुए पेपर में लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि 80 शब्दों में ही लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है ना कम में लिखना है, ठीक है ना। लेकिन ये 3+2 यानी कि 5 नंबर का ये लेखक का साहित्यिक परिचय है, ठीक है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिया है आपको, 3 ऑफर मिल चुका है। तीनों में से किसी एक पे लिख लीजिए। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पे लिख सकते थे, या APJ अब्दुल कलाम पे भी लिख सकते हैं, वासुदेव अग्रवाल जी पे भी लिख सकते हैं। तीनों में से किसी एक को चूज करिए और उसके बारे में पूरा उसका परिचय डाल दीजिए, ठीक है ना। आपको ज्यादा नहीं लिखना, 80 शब्दों में 3 नंबर प्लस 2 नंबर 5 नंबर मिलेगा। इसमें से आप किस टॉपिक पे तैयार किए हैं लेखक का जीवन परिचय, कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मैं इनका याद किया हूँ, मैं इनका याद किया हूँ, मैं इनका याद किया हूँ, बताइएगा बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं ख नंबर पे, ध्यान दीजिए 5 की ख, निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिएगा। ओके, ये भी शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का ये भी आता है, लेकिन ये कवि का साहित्यिक परिचय है और ऊपर वाला जो था ये लेखक का साहित्यिक परिचय था। समझ में आ रहा है ना बाबू। तो यहाँ पे 3 ऑफर मिल चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी। तीनों में से किसी एक कवि को चूज कीजिए जो आपको स्पष्ट और सुंदर से तैयारी किया हो, ठीक है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय डालना है, आराम से लिख लीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ये भी बताइए किस पे आप तैयार किए, किस कवि के, है ना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द की सीमा 80 शब्दों में इसको लिखना है। अथवा में भी दिया है बाबू कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देख लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहादुर या पंचलाइट, ध्यान दीजिए, इस दोनों में से किसी एक का कहानी का उद्देश्य लिख दीजिएगा तो काम हो गया 5 नंबर। हाँ, अगर दोनों में से कोई भी नहीं आया तो भी आपको ऑफर 1 मिल रहा है। कहाँ पे? तो ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु लिख दीजिए बस, तो 5 नंबर मिल जाएगा। 3 ऑफर। अब क्या चाहिए 5 नंबर लेने के लिए? तैयारी किए हैं ना, बताइए किस पे तैयारी किए हैं। हमें तो लग रहा है कि आप बोल रहे हैं सर मुझे तो बहादुर पे ही याद है, तो बढ़िया है, 2 को तैयार कर लेना, ठीक है ना, बढ़िया से तैयार करना।
अगर कोई भी बच्चा अगर एक भी याद कर लेता बहादुर पर भी, अगर कुछ भी तैयार नहीं किया बस एक तैयार कर लेगा, इसमें 5 नंबर क्लियर। समझ रहे हैं ना? 22 को छाप के आइएगा, एकदम तैयार कर लेना। हाँ चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बच्चे को हम समझाना चाहते हैं कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये भी है। हाँ ये जो होता है प्रश्न ना बाबू 7 नंबर स्वपठित खंड काव्य, ये आपके जिला वाइज आता है। आप किस जिले से हैं उस जिले में आपका प्रश्न अलग आएगा। कोई दूसरा जिला से है तो उसके यहाँ अलग प्रश्न आता है, क्योंकि देखिए मतलब कि 10 जिला या 8 जिला या 10 जिलों को मिला लेता है एक में और समूह बना करके उसमें 2 प्रश्न डाल देता है कि हाँ इतने जिले वाले ये प्रश्न याद कर लेना, इसमें से ही आएगा। तो ग्रुप वाइज आता है। आप किस जिले से कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना बाबू। आगे प्रश्न चलते हैं 8 नंबर से। यहां से हम स्टार्ट करेंगे बाबू खंड ख, है ना। ये वायरल पेपर के जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ प्यारे बाबू, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। खंड ख से स्टार्ट होगा, ये भी 85 ही नंबर का आएगा, है ना। देखिए 8 नंबर से स्टार्ट होगा। क नंबर पूछेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको कैसे करना है ध्यान दीजिए। ये 2+5 कह रहा है, इसका मतलब 2 नंबर आपको इसका संदर्भ लिखेंगे और प्लस अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर। 7 नंबर का ये केवल प्रश्न आता है, समझिए मेरी बात को। जैसे कि ये संस्कृत में आपको एक गद्यांश दे देगा, एक अथवा में भी दे देगा, तो दोनों में से किसी एक को करना है। क्या करना है समझिए। जैसे कि ये गद्यांश संस्कृत में दिया है, आप इसको पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारिचित परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवे आसीत यत्र कुत्रापि अयम जानानम दुखितान पीड्यास पश्चम। इसके बाद तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिनम सहस्त्र अकरोत् प्राणी से अस्य स्वभाव एवासीत। जैसे आपने इसको पढ़ा है आपको तो मालूम होना चाहिए बाबू कि किस पार्ट से ये गद्यांश दिया गया है ना। तो देखिए पार्ट का नाम थोड़ा सा जरूर मिलेगा, नाम महामना, ठीक है ना। पहचान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, आ गया। क्या आ गया कि महामना, मना मालवीय, महामना मालवीय जो पार्ट है ना बाबू, उसी पार्ट से इसको दिया गया है। समझ में पा रहे हैं ना? उसी पार्ट से दिया है तो आपको इसको क्या करना है, इसका संदर्भ लिख दीजिएगा। कैसे कैसे लिखना है, पहले संदर्भ लिख लेना है बाबू, मेरे प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालिएगा इसका। इसके बाद यहाँ पे आप इसका अनुवाद कीजिएगा, अनुवाद हेडिंग लगा लीजिए, अनुवाद, तब से इसका अनुवाद कर देंगे। 7 नंबर मिल गया। छोटा सा हमको तो लगता है संस्कृत में ना आते हैं जैसे खंड ख में, तो ये गद्यांश वाला संस्कृत का बहुत सिंपल है, क्योंकि 7 नंबर का छोटा सा टॉपिक है। बस आपको संदर्भ इसका लिख के अनुवाद कर देना होता है, बहुत आराम से कर लेंगे। 7 नंबर आपके हाथ में है। अथवा में भी दिया, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो नीचे वाला कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं बाबू, देख रहे हैं ना, ये वाला भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा, ठीक है। ख नंबर देखिए 8 का ख क्या बोला है कि दिए गए पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 ही नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। ये पदांश है, जैसे श्लोक पूछा जाता है ना, वही चीज है यहाँ पे। नमे रोचते भद्रम वह उलुक समिवेशनम। अब इसके बाद अक्रुदस्य मुखम पश्य कथो कुद्दो भविष्यत। इस श्लोक को आप अच्छी से पढ़ लिए। इस श्लोक को किस पार्ट से दिया है, इस पार्ट का संदर्भ इस श्लोक का संदर्भ लिखेंगे, इसके ठीक बाद इसका अनुवाद कर देंगे। 7 नंबर श्लोक बहुत आसान है, समझ पा रहे हैं ना। अगर ये कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो अथवा में भी आपको इधर इस साइड में दिया है, ठीक है। बढ़िया से तैयारी करके रखेंगे ना, एक एक श्लोक को एकदम आलोक की तरह उड़ा देंगे। देखिए परोक्षे कास्य हस्त्रम प्रत्यक्षेपित्वादिनम, यहाँ पे वर्जयन दात्री मित्रम कुशभुकम पयोमुखम, इसको कर लीजिए। इस श्लोक का आप संदर्भ के साथ अनुवाद कर लीजिए, 7 नंबर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद आप आराम से कर लेना, 7 नंबर यहाँ से पक्का कर लेना। इसके ठीक बाद यहाँ से हम लेके आ चुके हैं, आपको रूबरू कराने वाले हैं बहुत ही खतरनाक प्रश्न के साथ। 9 नंबर से निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर देना है। बस समझ रहे हैं ना। एक इसका मतलब 2 नंबर, केवल 9वां नंबर प्रश्न से 2 नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा? बहुत बच्चे गलती ये कर देंगे। क्या समझिए, 4 विकल्प दिया है, किसी एक में से चयन करना है। जैसे घर का भेदी लंका ढाए,
आम की आम गुठलियों के दाम, दाल में काला होना, इसके बाद घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक, चारों में से किसी एक में से आपको करना है, जैसे कि दाल में काला होना, आम के आम गुठलियों के दाम। तो मान लीजिए कि आपने चयन किए यही दाल में काला होना, तो सबसे पहले दाल में काला होना का अर्थ लिखना होगा। क्या लिखना होगा बाबू? पहले इसका अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसका प्रयोग भी करेंगे वाक्य में। क्या लिखेंगे? प्रयोग। हेडिंग डाल के प्रयोग लिख देंगे। इसका प्रयोग क्या है, तब जाके एक एक नंबर दोनों पे मिलेगा, इसलिए 1 + 1 2 नंबर। समझ पा रहे हैं? अब ये प्रश्न में से किसी एक को करना है और 3 को छोड़ देना है। समझ आ रहा है? वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ना। आगे प्रश्न यहाँ से आप देखिए 10 नंबर, ये जो आप देख रहे हैं बाबू 10 नंबर प्रश्न, क्योंकि नया सिलेबस में जो चेंजिंग हुआ है यही हुआ है। देखिए, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश पेपर में आएगा और इस अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है। चाहे तो इसको कर लीजिए क वाला को, या यहाँ पे दिया है अथवा में इसको भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें से किसी एक को ही कीजिएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। मान लीजिए कि क नंबर पढ़ेंगे पूरा, ये कहानी के ही जैसा है, कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? इस कहानी के जैसे ये गद्यांश दिया है, इसको पढ़िएगा और इसी में से आपको प्रश्न पूछ देगा यहाँ पे, और जब आप इसी में से खोज के कॉपी में लिख देना है। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आराम से लिख के आएंगे, हिंदी में टॉप कर देंगे। ठीक, इससे कह रहा है कि यह कहना एक भूल है कि अच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने के को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहित मिला है। लोभ के कारण एक मील होकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना। जैसे मान लीजिए इतना ही मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे आप पढ़ के ट्राई कीजिएगा बाबू। इसमें प्रश्न दिया है कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या प्रमाण होता है, यानी परिमाण। क्या मतलब रिजल्ट आता है इसका? इच्छा लोभ से हमें क्या मिलता है? इच्छा लोभ ये सभी लालच है, इससे हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है, हमेशा हम पीछे ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए इच्छा लोभ से हटकर के काम कीजिए, एकदम अपने गोल की तरफ मेहनत जारी कीजिए, दिन रात एकदम सफलता पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस प्रश्न का उत्तर बस इसी में से देना है। समझ रहे हैं? आप चाहें तो नीचे वाला कर सकते हैं, ऊपर वाला कर सकते हैं, किसी एक को करिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब चलिए 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 11 नंबर, करण निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। ये जो देखिए 4 विकल्प दिया रहेगा, ये पहला प्रश्न पूछा है इसमें, वसन व्यसन का मतलब क्या होता है? तो विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत। देखिए ये सी नंबर जो विकल्प है बाबू, ये वसन और व्यसन का मतलब दे दिया है अर्थ। वसन का मतलब वस्त्र और व्याकुल का वसन का मतलब आदत। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 11 का आगे प्रश्न को कंटिन्यू हम करते हैं। देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंट हो गया था बाबू, लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं देना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ABCD ये विकल्प दिया है। ठीक है, इसका प्रश्न पहले यहाँ पे दिया है। ठीक, दूसरा नंबर की अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होगा यहाँ से? ठीक है, अम्बुज और अम्बुद का अर्थ बादल और समुद्र होगा, कि जल और कमल होगा, कि कमल और बादल होगा, कि समुद्र और कमल होगा। चारों विकल्प में से आपको मैं ये ऑफर कर रहा हूँ कि आप लोग बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग के सम्मुख छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न ख नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ बताइए। ये आपको अनेकार्थी पूछा जाएगा इस बार। जैसे पहला दिया अंबर, दूसरा है पट और तीसरा है विधि और चौथा है नग। तो चारों में से आपको किसी एक को चयन करना है और इसका 2 अर्थ लिख देना। जैसे अंबर है ना, अंबर, इसका आपको 2 अर्थ लिखना है। जैसे गगन हो जाएगा गगन, अब कमा लगा दीजिए, आकाश हो जाएगा। बस ऐसे ही 2 लिख देंगे तो हो गया आपका 2 नंबर। ठीक, कर लेंगे ना। अब ये जो थ्योरी न्यूमेरिकल रिएक्शन से ये मैं वीडियोस में प्रोवाइड किया था, बस इसी पे छप गया है, इससे मतलब नहीं है पेपर का। ध्यान दीजिए इधर। ग नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, 4 विकल्प दिया, इसमें से चयन करना है, आपको बताना है। ठीक है ना। जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं? नेत्र सम्मुख बोलते हैं, या प्रत्यक्ष बोलते हैं, आंख के आगे बोलते हैं, या प्रत्यक्ष आंख बोलते हैं? तो जो आंख के सामने होता है उसको नेत्र सम्मुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेत्र के सम्मुख।
इसके बाद आगे प्रश्न कंटिन्यू करते हैं बाबू 2 नंबर से। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? जानने की जिसके पास इच्छा हो उसको क्या बोला जाता है? जानकार बोला जाता है, ज्ञानी बोला जाता है, जिज्ञासु बोला जाता है या बुद्धिमान बोला जाता है? सभी को मालूम है जिज्ञासु। जो भी बच्चे कह रहे थे कि हाँ सर जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोलते हैं। बहुत बढ़िया तैयारी किए हो आप बाबू। अगला प्रश्न घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। शुद्ध करना है, शुद्ध करना है बस 2 को, 1 2 3 4 दिया है लेकिन 2 को छोड़ देना है, 2 को करना है। इसे कल है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये अशुद्ध वाक्य। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो लिखेंगे तुम कुर्सी पर बैठे हो, है ना। दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेक हो जाएगा, बना लेंगे ना, बस 2 बताना है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न में, यहां से 12 नंबर, ठीक है। 12 की क, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव उदाहरण लिखिए, परिभाषा भी दीजिए। श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए। यहाँ पे दोहा अथवा सोठा छंद है, इसका मात्रिक सही लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो ये फिक्स है, ये 100% फिक्स है कि यही आएगा, एकदम तैयार कर लेना। वीर रस का तैयार कर लीजिए या हास्य रस का, श्लेष्म का याद कीजिए या उत्प्रेक्षा का, दोहा कर लीजिए या सोठा, मतलब कि ये फिक्स है कि 100% यही आएगा, तैयार कर लेना, है ना। 2 नंबर के हैं, 6 नंबर केवल यहीं से मिल जाएगा 12वां प्रश्न से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पे। अब नजदीका दिए हैं बाबू, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखना है कि सर मुझे आपके बैंक में खाता खोलना है। इस पे आपको पेपर में पूछेगा पत्र लेखन, 6 नंबर का आएगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं, नहीं याद है बाय द वे, अथवा में भी प्रश्न रहेगा कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आराम से कर लीजिएगा क्योंकि 6 नंबर का आएगा, तो किसी एक को ही कीजिएगा। ऊपर वाला याद है तो अच्छा है, नहीं तो नीचे वाला कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर विकल्प, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, सही बात है, इस पर आएगा ही आएगा इस बार। आतंक की समस्या एवं समाधान, इस पे भी। वृक्षारोपण का महत्व, तो ये गद्यांश जो आप देख रहे हैं ना, ये वायरल गद्यांश है, ये पेपर में आना इसका फिक्स है। बढ़िया से तैयार कीजिएगा बाबू। और ये 9 नंबर का आता है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। इसका हम PDF भी आपको दे देंगे, ठीक है। PDF कैसे मिलेगा? तो आपको जो भी प्यारे स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो क्या करना है, टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा DK सर क्लासेज। क्या लिखेंगे? DK सर क्लासेज, यही वाला मीनिंग डालेंगे तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। आराम से जाके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे भी जुड़ जाइए, इसका PDF सेंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।